यस, कम इन। बैठिए। अपने बारे में कुछ बताइए ताकि आपसे एक संवाद शुरू कर सकें। सर मैंने 10th क्लास महात्मा ज्योतिबा फुले सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपालगढ़ करौली से की। उसके बाद में मैंने 12th क्लास भगवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी से की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ बीएससी किया था देव पीजी कॉलेज जयपुर से। उसके बाद में सर मैंने आरएएस की तैयारी की और इसी दौरान मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए भी किया और वर्तमान में मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सहकारिता विभाग के अंदर क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। ओके, आपने करौली से स्कूलिंग करी है ना, 10th, और सवाई माधोपुर से 12th किया है। जी सर। करौली के बारे में कोई 3 बातें बताओ कि अगर मेरे को करौली घूमने जाना हो तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ। करौली की 3 कौन सी विशेष जगह हैं ऐसी? सर करौली की अगर पर्यटन की दृष्टि से घूमने के हिसाब से देखा जाए तो मैं सबसे पहले कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य घुमाना चाहूँगा जो, और उसके बाद में मैं तिमनगढ़ फोर्ट है जो कि मंडरायल में है, वो भी एक पहाड़ियों के बीच में और जंगल के बीच में है, जो बिहाड़ों के बीच में, तो वहाँ पे दिखाने ले जाऊँगा। उसके बाद मैं चंबल नदी के किनारे भी ले जाऊँगा जहाँ पर घड़ियाल वगैरह भी है और उनको दिखाऊँगा। ओके, और सवाई माधोपुर को अगर हम किसी एक बात के लिए याद करें तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए याद किया जाना चाहिए? सर वहाँ पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा टाइगर है और मेरे हिसाब से सर देश के अंदर भी बहुत कम कैचमेंट एरिया में ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक बात है। आपने बड़ा यूनिक एजुकेशन सिस्टम रखा है। आपने पीसीएम कर लिया, फिर पीसीएम में बीएससी कर लिया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। साइंस बैकग्राउंड से करने के बाद आप तुरंत पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड पर चले गए। इतना पैराडाइम शिफ्ट, ये क्यों किया ऐसा? सर मैं तुरंत पॉलिटिकल साइंस पे नहीं गया। मैं जैसे ही ग्रेजुएशन किया मैंने पीसीएम का, उसके बाद मैं आरएएस की तैयारी के लिए लग गया था, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएएस से क्लियर नहीं हुआ, तो उस टाइम पे उसी दौरान मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था। तो आप एमएससी भी तो कर सकते थे। सर उस टाइम पे मेरा जैसे आरएएस का जो सिलेबस से मैच करता हुआ भी एक इसका रीज़न है पॉलिटिकल साइंस का, और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को एमएससी करने के बजाय आरएएस की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा पॉलिटिकल साइंस से, और आगे भी मेरे को काफ़ी जो एक लोक सेवक बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज़रूरत पड़ी, जिसमें शासन प्रशासन में रूल्स रेगुलेशन वगैरह समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो संविधान पढ़ा होगा आपने? जी सर। संविधान पढ़ा है तो संविधान से संबंधित कुछ केस लॉज भी पढ़े होंगे आपने, केसेस पढ़े हैं संविधान संबंधित कुछ? आपने केशवानंदा भारती के केस के बारे में सुना है? जी सर। ठीक है, केशवानंदा भारती कौन थे? जी सर, केशवानंद भारती केरल स्टेट के कोई मंदिर के महंत थे। ओके, और केशवानंदा भारती के केस को यदि हम आज याद करें तो वो क्या ऐसी एक बात होगी जिसके लिए उसको याद किया जाना चाहिए? जी सर, केशवानंद भारती केस में लगभग हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा काफ़ी चेंज हुआ और बुनियादी ढांचे की एक तरीके से परिभाषा उससे निकल कर आई थी। ओके, 1973 में। ओके, बुनियादी ढांचे की आपने बात करी, तो संविधान में किस भाग को बुनियादी ढांचा माना जाए ये कौन तय करेगा? ऐसा कोई प्रोविज़न या ऐसी कोई व्यवस्था है संविधान में कि कौन सी बॉडी ये तय करेगी कि ये बुनियादी ढांचा है या नहीं है? जी सर, मैं आइडिया लगा सकता हूँ, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन संसद इसके लिए। संसद तय करती है बुनियादी ढांचा। ओके, अच्छा, संसद का आपने जिक्र किया, तो संसद यदि बुनियादी ढांचा तय करती है तो अगर संसद को ये करना पड़े कि वो अपनी मर्जी से कोई अमेंडमेंट कर कर किसी भी चीज़ को बुनियादी ढांचा बना दे, जैसे आज यदि लोकसभा के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, वो ये बुनियादी ढांचा बना दें कि एक प्रधानमंत्री 5 साल के लिए न रहकर 15 साल के लिए भारत में रहेगा और होना चाहिए, और ये बात 2014 से लागू कर दी जानी चाहिए, और ये बुनियादी ढांचा है, प्रधानमंत्री का टेन्योर 15 साल का रखा जाए, और अमेंड भी कर दें और बुनियादी ढांचा भी बना दें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? जी सर, हमारे देश में लोकतंत्र है
और जिसमें अगर ऐसा टेन्योर कर दे तो फिर लोकतंत्र पे थोड़ा। नहीं, बट लोकतंत्र तो अपनी जगह है। संसद आपने बोला बुनियादी ढांचा तय करेगी, और मैंने कहा कि वो अमेंडमेंट कर दे, अमेंड करके प्रधानमंत्री का कार्यकाल 15 साल कर दे और उसको बुनियादी ढांचा बोल दे, तो ऐसा कर सकती है संसद? जी सर, इस पे न्यायपालिका द्वारा भी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। जी सर। तो फिर तो न्यायपालिका ही तय कर रही है लगभग कि बुनियादी ढांचा क्या होना चाहिए। नहीं सर, इसके लिए शक्ति पृथक्करण का भी नियम लागू होता है। कर दिया पृथकीकरण, अब आप किसको देना चाहोगे शक्ति है? सॉरी सर, चलिए कोई बात नहीं। एक चर्चित वर्ड चल रहा है आजकल, समलैंगिक विवाह। यस सर। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, इस पे हाल ही में ये कानून लाने की बात की जा रही है। जैसे धारा 377 हटा दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि इस जो दो महिला आपस में शादी कर सकती है या फिर पुरुष आपस में शादी कर सकते हैं। आपके हिसाब से सही है या गलत है? मतलब होना चाहिए समलैंगिक विवाह? सर अभी जांच का विषय है, इस पे अभी जांच चल रही है। आपका क्या विचार है कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी सर, वैसे कई परिस्थितियों में तो नहीं भी होना चाहिए, कई परिस्थितियों में इसको मतलब दो पुरुष शादी कर सकते हैं आपके विचार से? जी सर। कर लेनी चाहिए? जी सर। एक योजना चल रही है पालनहार योजना। जी सर। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर, पालनहार योजना, कोई बच्चा है उसके माता पिता की डेथ हो गई तो उनके जो पोषण के लिए सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। दोनों की डेथ हो गई या किसी एक की? दोनों की सर। दोनों की। एक और आजकल विधेयक चर्चा में, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। जी सर। ये कौन से राज्य ने पारित किया है? सॉरी, माफ़ी चाहूँगा सर इस बारे में। मणिपुर में क्या चल रहा है आजकल? सर, मणिपुर में एक तरीके से एथनिक वायलेंस की देखा जा रहा है, जिसमें हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया कि मणिपुर के अंदर मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन उसका विरोध कुकी और नागा जनजातियां कर रही है। उनका विरोध ये है कि जो पहले से जो कुकी और नागा जनजातियां थी उनके पास 90% जो लैंड एरिया था, पहाड़ी क्षेत्र, उस पर ज़मीन का हक था कुकी और नागा के पास। लेकिन जो मैतेई समुदाय है उनको भी अगर आरक्षण दिया जाए तो उनको भी उस लैंड एरिया को खरीदने और बेचने का हक मिल जाएगा। इसके विरोध में कुकी और नागा विरोध कर रहे हैं। अंतिम मेरा प्रश्न है, आपने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में? जी सर। तो पॉलिटिकल साइंस में जब एमए किया हो तो लोकसभा महासचिव के बारे में आपने पढ़ा होगा, पोस्ट पढ़ी है लोकसभा के महासचिव? सॉरी सर, नहीं पढ़ा। और लोकसभा अध्यक्ष? जी सर। तो इसके क्या कार्य होते हैं? सर, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अंदर चेयरपर्सन होता है और धन विधेयक भी वही पारित करते हैं। किसी भी धन विधेयक है या नहीं है उसका डिसीजन भी वही लेते हैं, और कोई भी निर्णय लिया जाता है सदन का तो उस पर भी अंतिम रूप से वही निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और भी कोई काम है या बस इतने से ही है? जी सर, और भी है, लेकिन मेन काम क्या है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य? सर, लोकसभा सदस्यों को कोऑर्डिनेशन करना और उनको कंट्रोल करना। हाँ, लोकसभा चलाना मतलब? जी सर। ठीक है। आपने अपनी हॉबी लिखी है इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यस मैम। एग्रीकल्चर तो बड़े लेवल पे जाता है, आपको यहाँ गार्डनिंग नहीं डालना चाहिए था? जी मैम, मैं जैसे खेती से रिलेटेड था, बचपन से ही खेती काम करता था, इस वजह से मैंने एग्रीकल्चर को ही डाला। गार्डनिंग फिर गार्डन से रिलेटेड। ओके ठीक है। तो अगर आप रिलेटेड हैं इस चीज़ से, तो जो किसान है वो एक केमिकल यूज़ करता है। जी मैम। जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं। यूज़ करने का कारण? सॉरी मैम, इसके बारे में नहीं जानकारी। ओके, ये शायद मिट्टी जो एसिडिक हो जाती है एसिड रेन के बाद। यस मैम। उसी लिए क्या है? हाँ।
ओके, एक फॉलोअप क्वेश्चन इसी पे, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में आपने अपना रुचि दिखाया है। एक टर्म चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, जी मैम। क्या है ये? मैम ये कोई फसल है जिसको जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड करके और उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं या फिर कोई बीज की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए। कोई एग्जांपल ऐसा जैसे कोई कि क्रॉप जिसको हमारा हमने जीएम सरसों के लिए दिया है, ओके। डीएमएस धारा मस्टर्ड। ओके, आपके हिसाब से क्या ये ठीक है जो नेचर में पाए जाने वाले जीन्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना, क्योंकि जितना पॉजिटिव तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्हें सहमति दे दी जानी चाहिए? जी मैम, फिलहाल तो जीईएसी के अकॉर्डिंग इसके लिए सिर्फ सरसों के लिए और बीटी कॉटन के लिए सहमति दी गई है, लेकिन फिर भी अभी भी इन पे पर्यावरण मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी भी इस पे रोक लगवाने की कोशिश की जा रही है। और उनका कहना है कि इससे जैव विविधता पर ह्रास होगा और इससे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके पक्ष में ये बात हो सकती है कि इससे प्रोडक्शन अच्छा बढ़ सकता है और इससे हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की ओर अब और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो हरित क्रांति आई थी? जी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लिया था हमने कुछ चीज़ों का, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं उनमें एक मेजर कैंसर है, और उसका कारण उस वक्त शायद वो रहा था। जी मैम। तो क्या ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहेगा इनका, इस टाइप की डिजीज़ लाइक कैंसर? जी मैम, अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन अगर देश की जो वर्तमान सिचुएशन है, जो उस टाइम की सिचुएशन है, उसमें बदलाव देखा जाए तो ये एक अच्छी भी बात है। उस टाइम पे हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए तो उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ा, तो फिर हम अब लगभग एक्सपोर्ट करने लग गए वही खाद्यान्न भी। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपने जीडीपी के बारे में सुना है? जीडीपी, किसी भी देश का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे एक होता है ईडीपी, इन्वायरमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप अंतर बता सकते हैं दोनों में? सॉरी मैम, मेजर अंतर मेरे को आइडिया नहीं है। चलिए, आपकी हॉबी में देख रहा था डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है, बड़ी यूनिक है। हम योगा पूछ कर थक गए हैं, सब लोग योगा लिख रहे थे और आपने बिल्कुल अलग एक हॉबी प्रेजेंट करी है, डायरी राइटिंग, और ये बड़ा अच्छी बात भी है। तो पहले तो मुझे बताओ कि भारत में किसी की डायरी आपको पता है कि बहुत फेमस डायरी किसकी रही है इतिहास में, या कोई व्यक्ति ऐसा जिसकी बहुत फेमस डायरी रही है? जी सर, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैंने ज़्यादातर एक सीनियर आईएएस अधिकारी थे, तो जितेंद्र कुमार सोनी जी, उनकी डायरी थी यादावरी। वो हाँ, उनके बारे में यादावरी। हाँ। और एक आईपीएस अधिकारी थे सर बिहार कैडर के, अमित कुमार लोढ़ा जी, वो उनकी डायरी थी खाकी, तो वो पुलिस से रिलेटेड थी। ओके। और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो एन फ्रैंक की डायरी थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड के अंदर जो वो एक तरीके से शरणार्थी के रूप में परेशानियों का सामना कर रही थी, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा। ओके, तो आप एक बात मुझे ऐसी बताइए कि डायरी राइटिंग से आप क्या ऐसे फ़ायदे देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम आएंगे? जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो कौन से ऐसे 3 फ़ायदे आपको लगते हैं जो डायरी राइटिंग से आपने सीखे हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे? जी सर, एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं ये देखूंगा कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी स्कीम लॉन्च करते हैं तो उस स्कीम का टारगेट फिक्स किया जाता है। ऐसे ही मैं मेरी डायरी में मेरे खुद के सेल्फ जो टारगेट होते हैं उनको भी मैं उसमें लिखता हूँ डायरी में, और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। तो टारगेट अचीव वाला फ़ायदा है एक तो। और दूसरा सर, उससे अपनी जो पुरानी किसी भी स्कीम है उसका एवेल्यूशन करना, ये है। ओके, और एक और कोई? सॉरी सर, अभी 2 ही याद है। 2 ही याद आ रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स। Yes, come in.
बैठिए। कैसा लग रहा है? ठीक सर। घबराहट क्यों लग रही है चेहरे पर? सर मैं तैयारी करके नहीं आया था। बिना तैयारी क्या गए? नहीं, घर था, मैं गांव था 3 दिन से। अच्छा। फिर रात को आया था 1-2 बजे। हाँ, चेहरे पे लग रहा है थकान लग रही है, मेरे को लगा घबराहट है। आया था। हाँ, 2 बजे आया था रात को, 2-2:30 रात को 2 बजे अजमेर आए हो? हाँ, 2:30 बजे का। अरे अरे अरे, और फिर उसके बाद अभी नींद पूरी नहीं हुई मतलब? फिर ड्यूटी भी गया था। ड्यूटी भी गए थे? बाद अभी यहाँ तो ड्यूटी से छुट्टी रखी आज, फिर हाफ डे करा? नहीं ऐसे अभी आ गए हो आप? ये रिकॉर्ड हो रहा है सब? ठीक है। तो आप एक सिंसियर और सोबर कैंडिडेट तो लग ही रहे हो, वो तो अच्छी बात है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सोबर सिंपल और अच्छा है, सिविल सर्वेंट जैसा है। घड़ी नहीं पहनी है आपने हाथ में, एक तो भूल गए हो या पहनोगे नहीं? नहीं सर, भूल गए हो तो पहनना है। एक तो थकान बहुत है चेहरे पर, अब तो सोना जाकर घर, और जिस दिन इंटरव्यू उस दिन तो 8 घंटे सोकर जाना, ताकि ये थकान का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, है ना। डलनेस लग रही थी, मैंने वही लिखा सबसे पहले, डलनेस लग रही थी और उसकी वजह पता चल गई। तो आज है जी सर, थकान तो है ही। 2 दिन से घूम रहा था घर पे, रणथंभौर भी गया था, फिर केला। अच्छा, रणथंभौर मैंने पूछा, और रणथंभौर ही थे आप? वाह, मैंने आपसे सवाई माधोपुर पूछा, आप रणथंभौर ही घूम रहे थे? हाँ, बहुत ही बढ़िया। केला देवी सेंचुरी घूमा था, रणथंभौर सब मैंने जो पूछा वहां तो देखा, मैं अंतर्या में हूँ। अब आपने एक तो पॉलिटी वाला जो पार्ट है ना, उस पे थोड़ा वीक है मामला, उसकी वजह भी थकान है या पता ही नहीं था? नहीं सर, वो मैं पढ़ ही नहीं पाया था। कुछ भी नहीं पढ़ा? हाँ, तो अब तक तो पढ़ लेना चाहिए था। मैंने 15-20 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन तो ये वाला बहुत बेसिक पूछा हमने तो, मतलब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर पर एक गलत फैक्ट बता दिया आपने कि संसद डिसाइड करती है, संसद नहीं करती है, सर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट करती है। आपको रियलाइज हो गया था बाद में ना, पर अब आप फंस गए थे, आगे निकल चुके थे, आप संसद पे पहुंच गए थे और फिर मैंने और फंसा दिया, तो आप फिर बाद में न्यायपालिका लाने की कोशिश करी थी आपने। तो वो एक फैक्ट गलत हो गया। हड़बड़ी में या थकान में जो भी वजह रही होगी, वो उससे बचना है ना। चेहरे पर डर लग रहा था, बट अब डर नहीं मानूंगा मैं, वो उसका कारण तो अब थकान ही है आपकी। ओवरऑल डर या फिर घबराहट या फिर वो सब डलनेस नहीं है, वो डलनेस का कारण थकान है, तो उसको तो अब इग्नोर किया जा सकता है आज। एक सेम सेक्स मैरिज पर भी आप बड़े कन्फ्यूज्ड लगे, या तो हाँ या ना, कि आपको एक तो बड़ा स्पेसिफिक जवाब देना है। आपसे पूछ रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज पर आपका क्या विचार है, तो आपको लगता है कि ठीक है सर, अगर ठीक लगता है तो ठीक है सर, ये प्रगतिशील समाजों में इस तरह की चीज़ें आएंगी आगे सामने, और मैं इसके पक्ष में हूँ, इन पर विचार कर कर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए कि नहीं सर, मैं इसको भारतीय संस्कृति के पक्ष में नहीं मानता, मेरा मानना है कि ये प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है और इसके संबंध में अपराध होने की संभावनाएं भी लगती हैं, इसलिए मैं पक्ष में नहीं हूँ। तो आप बड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा था। और शायद इस पर हमने चर्चाएं भी करी हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस में भी। सेम सेक्स मैरिज पे आप उस क्लास में थे या मिस हो गई थी क्लास? वो नहीं सर, शायद मिस हो गई, वही वाली मिस हुई, वही सवाल आ गया, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है, एक ये लगा मेरे को, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा ना। कोई सा भी ऐसा सवाल है जिस पे ओपिनियन पूछ रहे हो, तो क्लैरिटी हाँ या ना, और ना तो उसका लॉजिक। मैंने आपको ये तो बताया ही है, हमने ओरिएंटेशन में सीखा भी है कि रैशनैलिटी और पीछे का लॉजिक होना चाहिए, कोई भी बात करें तो। हॉबी पर एक तो सबसे पहला सवाल है, सर का भी सवाल था वो, कि एग्रीकल्चर हॉबी कैसे हो सकती है? एग्रीकल्चर तो ऑक्यूपेशन का पार्ट है, पर फिर भी एक बात को मान लेते हैं कि आप टाइम पास करने के लिए या लेजर में अपने फ्री टाइम में अपने घर के खेत पर चले जाते होंगे, ऐसा मान लेते हैं हम। तो फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं, आपके घर पे खेती होती है, खेती बाड़ी है, कितने खेत हैं? हमारे सर 10 बीघा जमीन। 10 बीघा जमीन है। कौन करता है खेती? पापा। अकेले पापा ही संभालते हैं? साथ में हम भी कर लेते थे, कर लेते हो, लेकिन अब पढ़ाई के बाद में अब पढ़ाई करने आ गए तो छोड़ दिया। तो अब आपको कभी-कभी अब भी साथ में जाते हो, जब मौका लगता है ना। एग्रीकल्चर में जब लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तब आपको मोला ही लेते होंगे, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका हॉबी नहीं, वो तो आपके परिवार को पालने वाला स्रोत है, उसमें आप चीज़ें काम में ले रहे होगे, 100% ले ही रहे होगे, और नहीं ले रहे होगे तो न लेने की वजह होगी आपके पास में। जो भी मैम ने बोला, मतलब आपको पता तो होगा, कोई काम हम नहीं करते हैं पर हमको पता तो होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी होना जरूरी है। एग्रीकल्चर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग। डायरी राइटिंग पे आप ठीक थे, आपने अच्छी डायरीज बोली, आप जवाहरलाल नेहरू भी बोल सकते थे, बट अच्छा है आप बच गए। आप नहीं तो मैं पूछता कि उसमें क्या खास बात थी, किसको लिखा, क्या लिखा, उसका कुछ पॉइंट बताओ। पर आपने 2 IAS और IPS की डायरी ले ली, वो ठीक था, मतलब कंटेम्प्रेरी डायरी लेकर, और एक वर्ल्ड का भी बता दिया, तो वो ठीक था, उस पर आप कॉन्फिडेंट थे। एग्रीकल्चर पर वीक लगा, जबकि मेरे को उल्टा लग रहा था, एग्रीकल्चर पर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो है, तो थोड़ा सा उस पर काम करना है। और आज की वजह मुझे लगी आपने दे दिया है, आपने शायद मेरे को मैसेज भी किया था कि सर मैं एंड में पहुंच जाऊंगा और मैं पहुंच जाऊंगा बस जैसे भी करके। तो मैं आज मान लेता हूँ ये वजह रहेगी, आज इस वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक रहा, पर ये वजह इंटरव्यू में नहीं रहेगी ऑब्वियसली। तो आपका वहाँ पर आज से 10-15 नंबर ज़्यादा ही आने वाले हैं, जो भी आज मिलते हैं आपको, तो आप प्लस में रहेंगे, ये पक्की बात है।
हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ में। ऑल द बेस्ट, sir. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।